हेलो एवरीवन, यू आर जूलॉजी विद डॉक्टर एस के सैनी। हम कर रहे थे एंडोक्राइनोलॉजी और इसमें आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एंड जिपमर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, जिस टॉपिक का नाम आप ले सकते हैं, टाइटल ले सकते हैं, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज डाइजेशन के अंदर भी अपन स्टडी कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन के रूप में फंक्शन कर रही है और डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में फंक्शन कर रही है। तो पेनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड भी आप कह सकते हो। यहाँ अब हम देखिएगा पेनक्रियाज के अंदर आगे स्टडी अपन करें तो पेनक्रियाज आपका टॉपिक है। एक पेनक्रियाज को हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अपन इसे कह सकते हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड और मिक्सोक्राइन ग्लैंड। हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो पेनक्रियाज है ये दोनों का फंक्शन कर रही है, दोनों प्रकार की ग्लैंड का फंक्शन कर रही है। दोनों प्रकार की ग्लैंड का मीनिंग यहाँ पर एक्सोक्राइन का फंक्शन भी कर रही है और एंडोक्राइन का भी फंक्शन कर रही है। एक्सोक्राइन का फंक्शन करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, एंडोक्राइन का फंक्शन करने वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ये अपन बात करेंगे। इससे पहले पेनक्रियाज क्या है, कैसी है, तब देखिएगा डाइजेशन भी हमने पढ़ा था कि हम पढ़ते हैं कि जो डियोडिनम है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, डियोडिनम ग्रहणी जो एक भाग है, इस ग्रहणी भाग के अंदर जो सी शेप्ड एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अपन पेनक्रियाज कहते हैं। ये एक पेनक्रियाज है जिसके 4 हिस्से दिखाए गए हैं। ये भाग हेड है, दूसरा भाग नेक है, तीसरा भाग यहाँ बॉडी है और चौथा भाग यहाँ पर टेल है। एक पेनक्रियाज के 4 हिस्से यहाँ पर होते हैं। तो हेड भाग है वो यहाँ पर कनेक्ट रहता है विशेष ट्यूब के द्वारा। पेनक्रियाटिक डक्ट जो है, कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट है, वो वेटर या ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, ओडाई की अवरोधिनी है, उसके द्वारा यहाँ पर कनेक्ट रहता है ड्यूडिनम के अंदर। तो ये एक अलग बात है। अपन हिस्टोलॉजी करते हैं तब इसके अंदर अध्ययन करते हैं। इसी पेनक्रियाज के अंदर अपन देखें तो ये आप कह सकते हो कि 2 प्रकार की ग्लैंड का काम कर रही है। 2 प्रकार की ग्लैंड कैसे? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम कर रही है, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो इसके अंदर और अपन टीएस ले, इसका टीएस लेंगे तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, जिसके पेरीफेरी भाग में यहाँ गोलाकार राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो अनेक विशेष प्रकार की या कोशिकाओं से निर्मित स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं एसिनी के नाम से जानते हैं। ऐसी जो स्ट्रक्चर है इसे एसिनी कहेंगे। एसिनी इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द पेनक्रियाज। आपसे यहाँ पूछ सकते हैं कि एसिनी या एक्सोक्राइन पार्ट इस ग्लैंड का कितना पार्ट यहाँ पर मेंटेन करता है, कितना पार्ट यहाँ पर बनाता है। तो आप देखिएगा नियर अबाउट 98 से लेकर 99% पार्ट है वो एसिनी बनाता है, या मैक्सिमम पार्ट है एक्सोक्राइन पार्ट है किसका, पेनक्रियाज का। तो ये एक बड़ा पार्ट यहाँ पर हो गया। दूसरी बात आप समझे कि सेकंड जो सेंटर का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पर जो एंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है। एंडोक्राइन जो फंक्शन कर रहा है इसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो बीच में आप देखिएगा इस प्रकार से कोशिकाओं का एक सेल्स का ग्रुप पाया जाता है, मास ऑफ सेल्स यहाँ उपस्थित है। तो कलेक्टिवली ये मास ऑफ सेल नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ही है। तो ये कितना परसेंट होता है? ये 1 to 2% हिस्सा यहाँ होता है। तो इस पेनक्रियाज का 1 से 2% हिस्सा एंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है और 98 to 99% हिस्सा है वो एक्सोक्राइन फंक्शन कर रहा है। तो यहां तक ये बात आपके समझ में आई होगी। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करें तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक ग्रुप ऑफ मास, यहाँ पर मास ऑफ सेल्स है। ये फिर यहाँ पर कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। मेनी टाइप ऑफ सेल फाउंड इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंसिया। तो व्हाट टाइप ऑफ सेल? देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो फर्स्ट इज अल्फा सेल, सेकंड इज बीटा सेल, थर्ड इज डेल्टा सेल, फोर्थ इज पीपी सेल। या तो 4 टाइप की सेल यहाँ प्रेजेंट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर। अल्फा सेल यहाँ मोस्टली जो सेंटर के अंदर उपस्थित है ये सेल है वो अल्फा सेल है, जिसकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। और बीटा सेल है वो मैक्सिमम या नंबर ऑफ सेल है। इसके अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल है, बीटा सेल है जो नियर अबाउट 65% हिस्सा इसका बनाती है। अल्फा सेल है नियर अबाउट 20% हिस्सा इसका बनाता है। और फिर इसके बाद में थर्ड टाइप की सेल है वो सेंटर के अंदर ऐसे या स्कैटर्ड के रूप में पाई जाती है, तो वो नियर अबाउट यहाँ 5 to 10% यह हिस्सा यहाँ पर बनाती है। इसी प्रकार पीपी सेल है वो भी नियर अबाउट 1 to 5% यहाँ हिस्सा बनाती है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं
जो इस आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर उपस्थित है, और इस समूह को अपन क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं के नाम से अपन जानते हैं। तो इस प्रकार से एक एक्सोक्राइन पार्ट और एक एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्यों कहा, एक्सोक्राइन पार्ट है वो यहाँ पर डक्टेड पार्ट होता है जो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम ड्यूडेनम में आके और वेरियस पार्ट है, वेरियस जो डाइजेस्टिव सब्सटेंस है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, उनके डाइजेशन में ये हेल्पफुल है। तो इसलिए अपन ये डक्ट के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, इसलिए अपन एक्सोक्राइन पार्ट कहेंगे। और ये एंडोक्राइन पार्ट है, ये अपना सीक्रेशन है वो डायरेक्ट डक्ट के द्वारा नहीं रिलीज करता, ये ब्लड में ये रिलीज किया जाता है, और ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होके इसका सीक्रेशन है वो टारगेट सेल के पास जाता है, और टारगेट सेल है वो फंक्शन करती है। तो इस प्रकार की सेल को अपन कहेंगे, इस प्रकार की सेल्स को अपन कहेंगे आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, और डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर रही है, इसलिए अपन कहते हैं कि ये एक एंडोक्राइन पार्ट है ये। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये आपके पास में 4 प्रकार की कोशिकाएं दी है, एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और पीपी कोशिका। ये क्या कर रही है, तो मैं कह रहा हूं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट बाय द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। Alpha cell is secrete a glucagon hormone, beta cell is secrete a insulin hormone, and delta cell are secrete a somatostatin hormone, and PP cell are secrete a pancreatic polypeptide hormone. All hormone chemically formed by the polypeptide और प्रोटीनस नेचर। जनरली अपन इसे जानेंगे कि इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन है वो यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हार्मोन है, और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ये भी एक पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है, और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जैसे नाम से यहाँ पर लिया गया छोटा पेप्टाइड है, तो पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज हो रहा है यहाँ, तो इसलिए इसे पेनक्रियाटिक के पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो ये भी एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। तो यहां तक मैं समझता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी कि एक जो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है वो किस प्रकार से यहाँ पर एक स्ट्रक्चरली पाई जाती है, और कौन कौन से यहाँ पर हार्मोन रिलीज करते हैं। ये हार्मोन, अब एक एक हार्मोन अपन बात करेंगे क्या क्या कौन कौन से यहाँ पर कार्य किए जाते हैं, कौन सा हार्मोन। इसमें स्पेशली जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसमें इंसुलिन हार्मोन है, और इसके विपरीत काम करने वाला हार्मोन यहाँ पर ग्लूकेगोन हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिससे अक्सर क्या है नीट के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं किसी न किसी रूप में कि अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो आप कहोगे यहाँ ग्लूकेगोन हार्मोन। बीटा सेल कौन से हार्मोन रिलीज करती है, तो आप कहोगे इंसुलिन हार्मोन। इन दोनों सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल किसकी है, तो बीटा सेल की संख्या ज्यादा होती है, 65% to 70% तक इसकी नंबर हो सकते हैं, और सेकंड नंबर किसके हैं, तो आप कहोगे अल्फा सेल के सेकंड नंबर है यहाँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ कह सकते हो ये। अब 1 by 1 अपन करेंगे कि हार्मोन किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं। तो पहला अपन करें अल्फा सेल जो है, अल्फा सेल है वो यहाँ रिलीज करती है ग्लूकेगोन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का हार्मोन है। क्या काम करता है ये अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये लीवर के अंदर ये फंक्शन कर रहा है। ये लीवर जो ग्लाइकोजन है इसका मेन जो काम है, लीवर ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम है, इससे हार्मोन के द्वारा किया जाता है। यह हार्मोन सेल्स को प्रमोट करता है, लीवर के अंदर डिपॉजिट जो ग्लाइकोजन है इसको प्रमोट करेगा और इसे आदेश देगा कि ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए, और ये ग्लूकोज फिर क्या है ब्लड में आएगा। ये ग्लूकोज यहाँ पर ब्लड में आएगा, तो ब्लड के अंदर कह सकते हैं ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज करवाने में यह हार्मोन हेल्पफुल है। तो इस प्रकार यह हार्मोन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है कि ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने में यह हार्मोन यहाँ हेल्पफुल है। तो अपन कह सकते हैं ग्लूकोज का लेवल बना रहता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, हाइपर ग्लाइकोसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, इसलिए आप इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन इसे कहते हैं। ये हार्मोन ग्लूकेगोन हार्मोन नेचर में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना हुआ होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड
सीक्वेंस से ये बना रहता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट आपके पास में ये ध्यान रखना होगा, आपसे पूछ सकते हैं कि ये कितनी श्रृंखलाओं से बना हुआ होता है। तो एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित ये हार्मोन है जो शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, अर्थात ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लूकोज के अंदर, जिससे ग्लूकोज अपने शरीर की कोशिकाएं है वो उसके सेल को लेके और ज्यादा से ज्यादा क्या है यहाँ पर फंक्शन कर सके। तो इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। तो ग्लूकोज का लेवल यहाँ बढ़ा रहा है ग्लूकेगोन हार्मोन। इसी प्रकार से ये और भी यहाँ पर लाइपोलाइसिस का काम कर रहा है, लिपोलाइसिस का कार्य करने में ये हार्मोन हेल्पफुल है, अर्थात लिपिड के ब्रेकडाउन में ये हेल्पफुल है। तो कहने का मीनिंग ये जस्ट लाइक ये आप कह सकते हो कि कोर्टिसोल के भांति कार्य करता है ये हार्मोन। कोर्टिसोल के अलावा अपन कह सकते हैं जीएच के भांति ये कार्य करता है, और टीएस थायराइड या थायरोक्सिन के भांति ये कार्य करता है, T3 T4 के जैसा ये यहाँ पर कार्य कर रहा है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तो ये हार्मोन आप कह सकते हो एपिनेफ्रीन के समान ये काम कर रहा है। तो कहने का मीनिंग ये क्या हो गया, इसके सिनर्जिक हो गया। इन हार्मोन के सिनर्जिक इफेक्ट शो कर रहा है ग्लूकोज के केस में, कार्बोहाइड्रेट के केस में या ग्लूकोस्टेटिक के केस में। तो कोर्टिसोल, जीएच, T3 T4 एपिनेफ्रिन हार्मोन है सिनर्जिक टू दी ग्लूकेगोन हार्मोन, बट एंटागोनिस्टिक टू ऑल आर एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन हार्मोन। तो यहाँ पर एक हार्मोन और अपन बात कर सकते हैं, इंसुलिन के ये एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल कम करने में हेल्पफुल है। ये सभी हार्मोन ग्लूकोज का लेवल यहाँ बढ़ाने में हेल्पफुल है यहाँ। तो इस प्रकार इंसुलिन एक इन सभी के, ग्लूकेगोन तो है ही, इन सभी हार्मोन के क्या है एंटागोनिस्टिक फंक्शन कर रहा है, और ग्लूकेगोन हार्मोन है यहाँ पर क्या है सिनर्जिक फंक्शन कर रहा है। तो ये आपने एक बात यहाँ समझी, एक हार्मोन का कार्य आपने यहाँ पर समझा। तो इस प्रकार से ग्लूकेगोन हार्मोन कार्य करके अपने शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है, और ग्लूकोज बना रहता है तो अपने को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती रहती है और एनर्जी जैसे जैसे मिलती रहती है तो अपन कार्य करते हैं। आपको पता है कि न्यूरॉन का मुख्य जो एनर्जी का सोर्स है वो ग्लूकोज है, तो इसलिए ये हार्मोन और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि लगातार न्यूरॉन को क्या है ग्लूकोज पहुंचाने में क्या है ये हेल्पफुल है। इसी प्रकार जीएच भी क्या है इसमें हेल्पफुल होता है। इसी प्रकार अपन दूसरा हार्मोन आगे ले, सेकेंड हार्मोन है जो इसके द्वारा स्रावित होता है, वो कौन सा हार्मोन है, तो बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल मुख्य इंपॉर्टेंट सेल है जो कि एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है। इस हार्मोन को इंसुलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ये इंसुलिन हार्मोन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का ये हार्मोन है, इस हार्मोन को सबसे पहले डिस्कवर किया था बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक है, इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद में एक दूसरा वैज्ञानिक आया सेंगर ने इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि इंसुलिन को डिस्कवर किसने किया था, बेंटिंग और बेस्ट ने किया था, सेंगर ने इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई थी। यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताते हुए ये बताया कि इस हार्मोन का बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से भी बनाया गया है इस हार्मोन को। तो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से इस हार्मोन को जो बनाया गया है, आर्टिफिशियल हार्मोन इसे कहते हैं। आर्टिफिशियल हार्मोन का एक नाम दिया गया है, इस हार्मोन को अपन हुमुलिन के नाम से भी जानते हैं। इंसुलिन also known as a humulin hormone according to biotechnology या आर्टिफिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन ऐसे humulin हार्मोन भी कहेंगे। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। सेंगर ने इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि प्रारंभिक तौर पे ये जो हार्मोन है एक प्री प्रो हार्मोन के रूप में पाया जाता है। प्री प्रो इंसुलिन होता है, प्री प्रो इंसुलिन फिर कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन के अंदर, और प्रो इंसुलिन फिर कन्वर्ट होता है यहाँ पर इंसुलिन के अंदर। प्री प्रो इंसुलिन एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो प्रो इंसुलिन है, इसके अंदर भी ये भी एक लॉन्ग, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये इस प्रकार की एक लॉन्ग चेन है जिसमें एक यहाँ पर अल्फा चेन है और एक यहाँ पर बीटा चेन है, और बीच में एक और यहाँ पर चेन है जिसे अपन कहते हैं सी पेप्टाइड के नाम से जानते हैं। सी पेप्टाइड कहते हैं। अब इस सी पेप्टाइड का डाइजेशन होता है तो यहाँ पर केवल 2 चेन बचती है,
इस प्रकार से दो चेन बचती है, एक अल्फा चेन बचती है और एक यहाँ पर बीटा चेन बचती है, और अल्फा और बीटा आपस में ज्वाइंट रहती है बॉन्डिंग के द्वारा, जिसे अपन क्या है डाइसल्फाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सी पेप्टाइड यहां से हट जाता है, ये सी पेप्टाइड, इसे अपन कहेंगे सी पेप्टाइड, ये यहां से हट जाता है और अंत में इंसुलिन बनता है। तो इंसुलिन कहने का मीनिंग यहाँ पर दो पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित एक हार्मोन है। यहाँ आपके सामने निकल के आया कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित ये एक हार्मोन है, और इसके अंदर 51 एमिनो एसिड 51 एमिनो एसिड पाए जाते हैं पूरे हार्मोन के अंदर, जिसमें एक चेन के अंदर चेन नंबर 1, एक चेन में यहाँ पर 30 एमिनो एसिड होते हैं, और दूसरी चेन के अंदर चेन नंबर 2 है, छोटी चेन है, उसके अंदर यहाँ 21 एमिनो एसिड होते हैं, और दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के द्वारा यहाँ पर जुड़ी रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज बन गई है कि दो चेन या 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित हार्मोन है ये, और 51 एमिनो एसिड 51 एमिनो एसिड से बना हुआ है, जिसमें एक चेन लॉन्ग चेन है वो 30 एमिनो एसिड से, और यहाँ शॉर्ट चेन है वो 21 एमिनो एसिड से यहाँ पर मिलकर बनती है। बीच में मैंने कहा प्रो इंसुलिन से जो निकला हुआ सी पेप्टाइड है वो यहाँ ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर पड़ा रहता है। सी पेप्टाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको बात बताऊं सी पेप्टाइड का रोल क्या है। सी पेप्टाइड आपके बॉडी के अंदर हार्मोन की कैलकुलेशन में हेल्पफुल है। मान लो कि इंसुलिन हार्मोन है वो कम हो गया बॉडी के अंदर और आप डायबिटिक पेशेंट हो गए। डायबिटिक पेशेंट होने पर आप देखिएगा जैसे डायबिटिक पेशेंट होंगे तो इंसुलिन हार्मोन कम हुआ, कितना कम हुआ, तब उसका सीरम में सी पेप्टाइड डॉक्टर के द्वारा करवाया जाता है। और सी पेप्टाइड फिर क्या कर रहा है, इसकी संख्या देख के अपन बता सकते हैं कि कितना सी पेप्टाइड है। यदि सी पेप्टाइड कम है तो उसके बाद में उसे उतनी वैल्यू इंसुलिन की और दी जाती है, और जिससे क्या है अपन इंसुलिन का पता तो लगा सकते हैं कि कम है या ज्यादा है। तो इस प्रकार से एक इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो सेंगर ने इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में ये बताया था। तो ये बात आपकी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। अब ये इंसुलिन अपने शरीर के अंदर काम क्या करता है। क्वेश्चन यह बनता है कि इंसुलिन आपके शरीर के अंदर क्या फंक्शन करेगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से। तो आपको मैंने अभी बताया कि ग्लूकेगोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। ग्लूकेगोन का काम है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करना, तो इंसुलिन का काम है यहाँ पर ग्लूकोज के लेवल को कम करना, वापस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर है वो कन्वर्ट करने का काम है यहाँ पर करता है। ग्लूकेगोन आपको बताया ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस से यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस से यहाँ पर बढ़ाता है। तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं करके ग्लाइकोजेनेसिस करेगा यहाँ पर। तो इसका जो फंक्शन मेन फंक्शन है वो यहाँ ग्लाइकोजेनेसिस। अपन वन वर्ड में कहें कि इंसुलिन हार्मोन क्या फंक्शन करता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस का मीनिंग है यहाँ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। तो ये यहां पर फंक्शन कर रहा है। जबकि ग्लूकेगोन क्या काम कर रहा था, ये उल्टा काम कर रहा था, ये काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये इस प्रकार से काम कर रहा है। तो ये आप कह सकते हो ग्लूकेगोन और ये आप कह सकते हो यहां पर इंसुलिन। तो इस प्रकार से ये फंक्शन कर रहा है। एक्चुअली जनरली आप ये ध्यान रखें। अब एक्चुअली में सेल के ऊपर ये फंक्शन करता कैसे, क्या फंक्शन कर रहा है, तो मोस्टली इसका जो फंक्शन है, पहला जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, पहला फंक्शन है वो अपटेक ऑफ, आप याद अपटेक ऑफ ग्लूकोज करता कैसे, मैकेनिज्म क्या है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। पहले यहां पर फंक्शन ये कर रहा है अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। कहां ये काम कर रहा है, तब देखिएगा आपकी बॉडी की मोस्टली 2 सेल है उसके ऊपर ये क्या है फंक्शन करता है, लीवर सेल के ऊपर, एडिपोज सेल के ऊपर, लीवर सेल के ऊपर, एडिपोज सेल के ऊपर, और एक सेल होती है स्केलेटल
मसल सेल है वहां पर ये फंक्शन कर रहा है। तो डायरेक्टली ये काम कर रहा है एडिपोज सेल और मसल सेल के ऊपर, इनडायरेक्टली ये काम कर रहा है यहाँ पर लिवर सेल के ऊपर। कुल मिला के ये अपने बॉडी की मोस्टली 3 सेल के ऊपर, 3 सेल के ऊपर ये फंक्शन कर रहा है, लिवर सेल, एडिपोज सेल एंड मसल सेल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है नीट के अंदर ये कि इंसुलिन एक्चुअली में एक्ट किस पर होगा, तो लिवर सेल पर, एडिपोज सेल पर और मसल सेल पर एक्ट होगा, उनके रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पर जैसे मैकेनिज्म की बात अपन करें, वहां पर क्या करता है, इन सेल में क्या कर रहा है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज करेगा, नंबर 2 यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज करेगा, नंबर 3 यहाँ पर स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज करेगा। यहाँ तो कहने का मीनिंग ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज का लेवल ओवरऑल कम करेगा शरीर के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज का लेवल है, क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज यदि बॉडी के अंदर हो जाए तो अपने अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रबल हो सकती है। एक्सेस ग्लूकोज से अपने क्या है, किडनी डैमेज हो सकती है, एक्सेस ग्लूकोज से अपनी आई रेटिना डैमेज हो सकता है, इसलिए ज्यादा ग्लूकोज के अपने लिए क्या हार्मफुल होता है। तो इस केस में ये पहला फंक्शन अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज। अपटेक ऑफ ग्लूकोज का मीनिंग क्या है, यहाँ पर अपटेक ऑफ ग्लूकोज का मीनिंग है कि आपके पास में सपोज ये ब्लड वेसल्स है और ये कोई भी यहाँ सेल है, ये लिवर सेल हो सकती है यहाँ पर, या मसल्स सेल है, यहाँ इस मसल्स सेल के अंदर है। अब इसका काम क्या है, यहाँ ग्लूकोज का लेवल, इसके अंदर ग्लूकोज है, इसके अंदर यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल, ये जो मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ अधिक हो गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ है। अब इस ग्लूकोज को यहां से सेल के अंदर अपटेक करवाने का फंक्शन करेगा। अपटेक कैसे करेगा, तब देखिएगा जो भी लिवर सेल है, मसल्स सेल है, स्पेशली मसल्स सेल है और लिवर सेल है, इसकी सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, इस प्रकार के रिसेप्टर होते हैं ये। इन रिसेप्टर को मैं कहूंगा GLUT4। इस रिसेप्टर का नाम दिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GLUT4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GLUT4 एंड वेयर सिचुएशन ऑफ द GLUT4, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो मोस्टली स्केलेटल मसल्स और लिवर सेल है, उसकी बॉडी पर सरफेस पर ये GLUT4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती है। एक्चुअली में ग्लूट की एक सीक्वेंस होती है, ग्लूट फर्स्ट, ग्लूट सेकंड, ग्लूट थर्ड, ग्लूट 4, ग्लूट 5, ऐसे सीक्वेंस पाई जाती है। मैक्सिमम सेल के अंदर ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ये 3 जो है ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट रिसेप्टर होते हैं। ये इस पर इंसुलिन का कोई प्रभाव नहीं होता, ये ध्यान रखें, इंसुलिन का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो आसानी से ग्लूकोज है वो उसके साथ में बाइंड होगा, बाइंड होके और ग्लूकोज को अंदर सेंड करने का, भेजने का काम, अपटेक करने का काम करवाता है। लेकिन GLUT4 जो मैंने यहां लिखा है, GLUT4 है ये इंसुलिन डिपेंडेंट रिसेप्टर। यदि इंसुलिन होगा तो यहां पर इसके चैनल गेट ओपन होंगे, अदरवाइज इंसुलिन नहीं होगा तो चैनल गेट ओपन नहीं होंगे। ये ध्यान रखना, कहां पर, मसल सेल के अंदर, कहां पर, लिवर सेल के अंदर। तो GLUT4 रिसेप्टर है, जैसे इंसुलिन आया तो GLUT4 एक्टिवेट होंगे, प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, और जैसे इंसुलिन ये GLUT4 एक्टिवेट होके यहाँ पर ग्लूकोज को बाइंड करके यहाँ चैनल को ओपन करेंगे, और चैनल को ओपन करके इंसुलिन की जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ चैनल को ओपन करेंगे और यहाँ फिर ये ग्लूकोज को इसके अंदर सेंड करने का काम करते हैं। इसे अपन कहते हैं अपटेक ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर ग्लूकोज का अपटेक हो गया, तो जैसे जैसे ग्लूकोज यहाँ पर आएगा वैसे वैसे यहाँ ग्लूकोज का लेवल कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बैलेंस रहेगा। तो सबसे पहली बात आप यहाँ समझ के होंगे कि ग्लूकोज को अपटेक कैसे किया जाता है। तो GLUT4 की प्रेजेंस में बहुत इंपॉर्टेंट, 2019 में मैंने बताया, अभी क्वेश्चन पूछा था कि GLUT4 का काम क्या है, अपटेक ऑफ द ग्लूकोज इन द सेल, स्पेशली स्केलेटल मसल सेल और लिवर सेल। अब यहाँ अपटेक हो गया, जैसे ही अपटेक हो गया तो यहां पर स्टार्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के द्वारा इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, और यूटिलाइजेशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और साथ में एटीपी बनेगी। ये यहां पर यूटिलाइज हो गया। एक्सेस जो ग्लूकोज है, एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की फास्फोरिलीकरण होगा यहाँ पर, और उससे फिर क्या है, ग्लूकोज की मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज के मेनी मॉलिक्यूल है, ये इस प्रकार से आपस में बाइंड होंगे
और यहाँ पर ग्लाइकोजन बना देंगे। यहाँ ग्लाइकोजन बना देंगे तो आपके पास में यहाँ देखिए ग्लूकोज यहाँ स्टोर हो गया। तीसरी जो रिएक्शन है वो स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज हुआ। अब भी मान लो ग्लूकोज का लेवल है बहुत ज्यादा हो रहा है, सपोज करो ग्लूकोज का लेवल अभी भी यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तो लगातार ग्लूकोज आता रहेगा, यूज भी आ रहा है, ग्लाइकोजन भी बन रहा है, लेकिन इसके बाद में देखिए फिर भी ग्लूकोज यदि ज्यादा है तो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यहाँ पर, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को दूसरी सेल के अंदर यहाँ सेंड किया जाएगा। ये ग्लूकोज यहाँ पर एडिपोज टिश्यू के अंदर, एडिपोज सेल जो उपस्थित होती है लिवर सेल के अंदर, वहां पर भेज दिया जाएगा और यहां इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ रिएक्ट करवा के फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। और फैटी एसिड है इस एडिपोज टिश्यू में धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाएंगे। फैटी एसिड धीरे धीरे जैसे जैसे डिपॉजिट होंगे तो यहाँ पर ये एडिपोज सेल है वो यहाँ पर फैलती जाएगी और एक मोटी बनती जाएगी, जिसे अपने में क्या मोटापा बनता है। तो अब ये नहीं है कि केवल फैट खाने से ही मोटापा बढ़ता है, अपने यदि एक्सेस ग्लूकोज खाएं, एक्सेस शुगर खाएं तब भी अपने अंदर मोटापा बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है कि इस एक्सेस ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है यहाँ पर। अब यहां ये क्या कर रहा है, इस सेल एडिपोज सेल के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है यहाँ पर, इस एंजाइम को अपन कहेंगे लाइपेज एंजाइम। इस सेल के अंदर लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज एंजाइम में फैटी एसिड को यहाँ डिजोल्व करने का या ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन में इस लाइपेज को इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट, जिससे ये फैटी एसिड डिजोल्व नहीं हो पाएंगे या ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा और फैट अपने अंदर बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, इनहिबिशन ऑफ द लाइपेज एंजाइम इन द एडिपोज सेल, इनहिबिशन ऑफ लाइपेज इन द एडिपोज सेल। तो ये सेकंड यहाँ पर इंसुलिन का इंपॉर्टेंट काम होगा, जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पर फैटी एसिड डिपॉजिट होके और इसमें फैट को डिपॉजिट करते रहते हैं। फैटी एसिड बनता किससे, ग्लूकोज से बनता है। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर ये हो गया। तीसरा फंक्शन एक और कर रहा है, तीसरा फंक्शन इंटेस्टाइन के अंदर ये कर रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। जो भी फूड के साथ अपन प्रोटीन खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, एमिनो एसिड बनते हैं, जैसे ये आपके इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ एमिनो एसिड है, तो यहाँ फैसिलिटेशन ऑफ द एमिनो एसिड बाय द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड, तो ब्लड के अंदर, और ब्लड से फिर यहाँ पर कोई भी सेल है, सेल के अंदर एमिनो एसिड है, उसका फिर अपटेक करवाने में यह हेल्पफुल है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एमिनो एसिड का अब्जॉर्प्शन है वो यह हार्मोन इंसुलिन हार्मोन करवाता है। यदि इंसुलिन है तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा एमिनो एसिड है वो यहाँ डिपॉजिट होगा या और अवशोषित होगा, अब्जॉर्ब होगा, जिससे बॉडी को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है जो रिक्वायरमेंट है वो पूर्ति होती रहेगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से तीसरा काम ये करता है, थर्ड काम ये कर रहा है। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट काम आपको यहाँ पर बताए किसके, इंसुलिन के। अब मान लो इंसुलिन कम हो जाए तो क्या होगा, इंसुलिन कम हो जाए तो देखिए इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूटाथोन प्रोटीन है वो यहाँ पर रिसेप्टर वो एक्टिवेट नहीं होंगे, ये नहीं होंगे तो यहाँ पर ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और जैसी कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ेगी तो ऑस्मोलैरिटी के अकॉर्डिंग सेल का वाटर इसके अंदर आएगा और सेल का वाटर इसके अंदर आएगा, सेल में साइटोप्लाज्म कम होता जाएगा, जिससे अपने को पानी की कमी महसूस होगी और अपन क्या है प्यास महसूस करेंगे, और प्यास जैसी महसूस करेंगे तो ऐसी कंडीशन में लगातार अपन बार बार अपन पानी पिएंगे तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिसमें अपन बार बार क्या है पानी पीते रहते हैं। अब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पर जैसे ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ग्लूटाथोन एक्टिव नहीं हुआ, जिस सेल के अंदर नहीं जाएगा तो बार बार सेल को फूड चाहिए तो बार बार अपने को भूख लगेगी, और जैसे भूख लगेगी तो अपन बार बार खाना खाएंगे तो ऐसी कंडीशन में पॉलीफेजिया कंडीशन, इसके कंडीशन को पॉलीफेजिया कंडीशन, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, जिसे जबकि अपने अंदर ग्लूकोज पड़ा है लेकिन सेल काम में नहीं ले रही है क्योंकि ग्लूटाथोन एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो पॉलीफेजिया कंडीशन डेवलप हो गई। अब ऐसी कंडीशन में सेल को ग्लूकोज जब नहीं मिलेगी तो सेल के अंदर एटीपी कम मिलेगी, और एटीपी कम रहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, एक डिजीज डेवलप हो जाती है। इस डिजीज को अपन कहेंगे डायबिटीज मेलिटस,
डायबिटीज मेलिटस या इसे मधुमेह के नाम से, मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। जैसे डायबिटीज मेलिटस हुआ तो सेल को ग्लूकोज नहीं मिला, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो अब एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन जैसे ही ज्यादा होगा, ये ज्यादा ऑक्सीडाइज हो गए, तो इस ऑक्सीडेशन से यहां पर निर्माण होगा कीटोन बॉडी का। कीटोन बॉडी जैसी डेवलप हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं कीटोसिस। कीटोसिस एक प्रकार का रोग है। क्यों रोग है? जैसी कीटोन बॉडी बनेगी तो ब्लड की पीएच जो है, पीएच डाउन हो जाएगी और ब्लड की पीएच डाउन होने पर अपन क्या है, अपने डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ऐसे डिजीज को अपन कीटोसिस के नाम से कहेंगे। क्यों डेवलप हुई ये प्रॉब्लम? इंसुलिन कम हो गया इसलिए डेवलप हो गई। इंसुलिन कम होने से कई प्रकार की, इंसुलिन कम होने से पॉलीडिप्सिया, इंसुलिन कम होने से पॉलीफेजिया, तो इनको मिला के सम्मिलित रूप से अपन कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन कम होने से यहाँ कीटोसिस जैसी बीमारी यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब कंडीशन यहाँ पर डेवलप होती है। तो डायबिटीज, अब एक चीज और देखिए, डायबिटीज दो प्रकार की होती है। इसे अपन एक डायबिटीज को अपन कहते हैं टाइप फर्स्ट और दूसरे डायबिटीज को अपन कहते हैं टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट डायबिटीज है वो लाइफ की किसी भी एज में डेवलप हो सकती है। कभी 1 साल का बच्चे में भी हो सकती है और 80 साल के व्यक्ति के अंदर भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन कम बनता है पैनक्रियाज से, तब ये डायबिटीज यहाँ पर होती है। इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो गया। लेकिन टाइप सेकंड है वो एज्ड पर्सन के अंदर होती है। ये कोई भी बुढ़ा व्यक्ति है या एज्ड पर्सन है, आफ्टर 40 आफ्टर 50 ये डेवलप होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कम हो पाता है। एज के साथ साथ में सेल कम काम करती है। इंसुलिन होते हुए भी क्या है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म कम होगा, जिससे ग्लूकोज ठीक तरीके से उपयोग नहीं हो पाएगा और इसके कारण ग्लूकोज का लेवल क्या बढ़ जाता है। तो इसको अपन क्या टाइप सेकंड प्रकार की डिजीज जो एज पर्सन में, और टाइप फर्स्ट है किसी भी लाइफ में किसी भी एज में ये हो सकती है। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। यहाँ इंसुलिन एक प्रकार का इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो यहाँ इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, जिसमें पहला मैंने मेन वन वर्ड में कहा था ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा रहा है और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा रहा है, ग्लूकोज का स्टेरोलाइजेशन बढ़ा रहा है और ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा के ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कंट्रोल करना है। इसलिए इसे हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसे हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, ग्लूकेगोन क्या था? हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर था, तो इसलिए ये हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। तो ये बात आपके यहां पर समझ में आई होगी। इसके बाद में तीसरा हार्मोन था सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तीसरा जो हार्मोन आपको बताया था डेल्टा सेल स्रावित करती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन एक इनहिबिटर हार्मोन है जिसे कई जगह से स्रावित होता है। अपने स्टोमक में स्रावित हो रहा है, अपने हाइपोथैलेमस में भी सीक्रेट हो रहा है। ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, अपने इस शरीर के अंदर इंसुलिन और ग्लूकेगोन का जो लेवल है उसको मेंटेन रखने का कार्य करता है। तो ये एक सोमेटोस्टेटिन का काम यहां पर अपन कह सकते हैं। इसी प्रकार पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या काम कर रहा है, तो ये एसिमिलेशन में या पीपी सेल जो सीक्रेट कर रही है, ये फूड के एसिमिलेशन में या स्वंगीकरण में सहायक है। तो इस प्रकार से मैं जहां तक समझता हूं कि ये पेनक्रियाज है उसको समराइज और इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताए, समझ में आया होगा। और ये डेफिनेट मान लो कि इसका इस बार एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से आता ही है। और पिछली बार नहीं आया था 19 में, इस बार इसलिए आएगा। पिछली बार GLUT4 का क्वेश्चन जरूर आया था, लेकिन उसको बायोमोलिक्यूल में अपन सम्मिलित करते हैं। यहां से क्वेश्चन इस बार पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इस वीडियो को आप क्या एक बार 2 बार या ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लिंक करने के लिए अपने पूर्व वीडियो जो बनाए गए उन वीडियो को आप देखते रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने फ्रेंड को आप भेजते रहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और मैं और ज्यादा अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।